उस जेल से कभी कोई नहीं भाग सका था। भागने की कुछ कोशिशें जरूर हुई थी, लेकिन सब नाकाम रही। एक सुनसान टापू पर बनी, चारों तरफ से समुद्र से घिरी दुनिया की सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब 3 कैदी चौंकाने वाली तरकीबें लगाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। जांच के बाद तीनों को मरा हुआ मान लिया गया। फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दे के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले तो जांच पर उठे सवालों से खलबली मच गई। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू अल्काट्रेज, यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था और यहाँ बेहद दुर्दांत अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में 4 कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लरेंस नाम के इंग्लैंड भाई के साथ 2 कैदियों का दोस्ताना बढ़ा और वो थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास थी, इसीलिए चारों ज़्यादातर वक्त जेल के भागने के तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बात करते रहते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरतन अपराधी था और वह पहले लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी अल्काट्रेज में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉरिस के इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वह अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब इंग्लैंड भाइयों को अपना साथी बनाया। इंग्लैंड भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद साबित होने वाली थी। इंग्लैंड भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को अल्काट्रेज जेल में भेज दिया गया था। यह मॉरिस से मुलाकात हुई और वह भी पहले जेल से भागा था, इसलिए तीनों दोस्त हो गए। एलन इस ग्रुप में शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आज़ाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चुकी पास थी, इसीलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वह खतरा साबित हो सकता था। अब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी और भागने की योजना पर काम शुरू होना था। अल्काट्रेज में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी ही करते थे। अल्काट्रेज जेल जहां बनी थी वह टापू कुदरती और खनिजों की खान था। कैदियों की इस खानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। इसी काम के लिए जेल के बाहर आना जाना था। वहां से इन चारों को अपनी ज़रूरत के चीज़ें जुटाना था, लेकिन गार्ड से बचकर किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड को गोली मारने का आदेश मिले हुए थे, इसीलिए जोखिम बहुत था। साल 1962 में मॉरिस, इंग्लैंड भाई और एलन जब ये योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और इसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब से फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, इसीलिए एक फुल प्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना था। इंग्लैंड भाइयों ने मुखौटे के तौर पर पुतले बनाने का काम अपने हाथ लिया। बाद में पकड़े न जाने के इंतजाम के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों को जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले तैयार किए गए जो कुछ दूर से असली इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े वाद्य यंत्र आर्केडियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लिया। साथ ही सबने मिलकर रेन कोट्स चुराने का काम हाथ में लिया। इन रेन कोट्स और आर्केडियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नावनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों कैदियों के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल के
चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने वाले थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमज़ोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियाँ पता थी, इसीलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरियों में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा जो सीधे जेल से बाहर जाने का रास्ता मुड़ा था। चारों रोजाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चमचों जैसे बर्तनों से काफ़ी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ आर्केडियन बजाता, आइस में ठोक पीट का काम करता था ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाज़ें न आए। छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जंगल जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहां से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में इंग्लैंड भाइयों और मॉरिस के बैरकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक इंग्लैंड भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट व आर्केडियन की मदद से वो खास बोर्ड तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नज़र रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढक कर रखे और कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दे कि पहरेदारों की नज़र पड़े तो उन्हें शक न हो। जून 1962 की वह रात आ ही गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक मच गई। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। कुछ सेकंड एलन की मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ गया था कि एलन का इस छेद में अटक जाना सबके लिए खतरा साबित हो सकता। सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम अब वापसी नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा था। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इससे इरादा बदल दिया। खुश रहा दोस्तों, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी की मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और दोपहर से नजरें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे हुए जूझते देखा तब उसने सायरन बजाकर उसको अलर्ट किया। इसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए 3 कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल से आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की थी कि समुद्र के बेहद ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज़्यादा तैर नहीं सकता था। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज़्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफ़ी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारे पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर नॉर्वे के एक जहाज ने गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी और एल्कल्टर जेल को सूचित किया गया क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े नजर आ रहे थे। लेकिन जहाज रोककर इस लाश की शिनाख्त करना नामुमकिन था, इसीलिए लाश किसकी थी ये सवाल ही रह गया। केस FBI के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी। 3 कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और गए कहाँ? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो FBI के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल 15 सालों से लंबी जांच के बाद FBI ने 70 के दशक में ये केस कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और FBI ने निष्कर्ष निकाला कि सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके थे।
फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी जिंदगी जी। इस दावे के बाद FBI के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में अल्कैट्राज़ जेल से भागे 2 एंगलिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे कि जिनमें उसने बताया था कि उनके दोनों भाइयाँ जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में था। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे यह मान लिया जाता कि वो तीनों जिंदा रहे थे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगे तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ जो जेल से भागे जॉन एंगलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे 1962 में वो तीनों अल्कैट्राज़ जेल से भाग गए थे। तीनों समय समय पर एक दूसरे की खबर लेते रहे। जॉन ने बताया कि मार्च 2008 में मरा था और उसका भाई ग्लेरेक साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा कि वो चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में नॉर्थ डकैटा के मिनाट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद जांच फिर शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनाट में जॉन का पता तलाशा गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि ये चिट्ठी जॉन ने लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बावजूद आज तक ये केस अनसुलझा रह गया। सच क्या है और क्या नहीं किसी को पता नहीं। अल्कैट्राज़ जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे जिम ने इस केस से जुड़ा बयान करते हुए साल 2018 में कहा कि हमें हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। जिम के मुताबिक तीनों ने एक नौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश ही नहीं थी। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता। वो सवाल यह है कि अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी तो किसने और क्यों लिखी थी, और वो चिट्ठी लिखने वाले इतनी जानकारियाँ चिट्ठी में कैसे दी? इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस जॉन और कैल्वेंस के जेल से भागने के बाद अगले 50 सालों तक उनसे जुड़ा कोई सूत्र न होना अमेरिका जैसे देश के जस्टिस और FBI जैसी ऊंचा एजेंसी का प्रतिष्ठा पर सवाल तो खड़े करते ही हैं।